जी, तो अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा डॉक्टर सानिया की। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हीरोइन दिखाया है तो वो बिल्कुल ही एक फ़रिश्ता से फ़ितौरत हो। लेकिन जिस तरीके का इन्होंने कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत ही कन्फ्यूज़्ड कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ कोई मसला नहीं होता ना, ये वहाँ भी मसला क्रिएट कर लेती है। जो प्रॉब्लम्स आप बड़ी आसानी से ज़िंदगी के हल कर सकते हैं, इसके सर्कमस्टेंसेस के अंदर उन मसाइल को भी मसाइल बना लेना इस कैरेक्टर की खूबी है, जिसकी वजह से ये मामला जो है फिट नहीं बैठ रहा। अम, मैंने जितने लोगों से इस बारे में बात करी, डिस्कशन हुआ, बेइंतहा मैसेजेस आए रिव्यूज़ के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने ईमेलें, चीज़ें लिखी, मैसेजेस भेजे, ये किया, वो किया। उन ख़वातीन जो डॉक्टर सानिया के फ़ेवर में हैं, उनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं है। वो बहुत वेग और जनरलाइज़्ड टर्मिनोलॉजी में बात करती हैं कि उसको प्रेशराइज़ किया गया, उसको जो है दबाया गया, उसने बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस किया, उसने अपने आप को मारा। लेकिन उनसे अगर आप ये कहें कि आप एक एग्ज़ाम्पल दे दें, तो उनके पास कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है। अब क्योंकि ड्रामा जब रैप अप हो रहा है, तो इन्होंने अब कहीं जाके ये चीज़ दिखाई है कि अब उसके मियाँ ने मुँह खोल के तो नहीं कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ, डिलीवरी के बाद तुम वापस चली जाना। उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कि इस पूरे ड्रामे के अंदर इस औरत को किसी भी किस्म का कोई प्रेशर मिला या किसी भी किस्म की इस पे कोई पाबंदी थी। और ये कहना कि मेरा पैशन है, तो पैशन क्या है? डिफाइन उसको कोई आदमी करे। बार-बार लोग कमेंट्स के अंदर भी और मैसेजेस में, ईमेल्स में कहते हैं कि जी उसका पैशन। क्या है पैशन? आपका पैशन क्या था एग्ज़ैक्टली कैन यू पुट इन वर्ड्स अल्फाज़ के अंदर आप ये बता दें कि मेरा पैशन ये करना है, ये पर्टिकुलर काम। जहाँ तक मेरी समझ में आया है उसका पैशन था जनरल सर्जन बनने का, ठीक है ना? इंसानियत की खिदमत करने को वो नहीं कह रही, वो कोई ये नहीं कह रही कि मैं जो हूँ कोई फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाऊँगी, वो कह रही है कि जी मुझे जनरल सर्जन बनना है। तो उसको किसने रोका जनरल सर्जन बनने से? उसको किसी ने भी नहीं रोका जनरल सर्जन बनने से। क्या प्रेशर था उसके ऊपर? सिर्फ़ ये था कि डॉक्टर शाहनवाज़ ने कहा कि तुम मेरे हॉस्पिटल के अंदर आके जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग कर लो, मेरा हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल है। अब ये कह रही हैं कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं डॉक्टर रूबीना के हॉस्पिटल में करूँगी, अंडरस्टैंडेबल बात है। देखिए यहीं ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ेज़ आते हैं। अगर उस वक़्त तुमने कहना मान लिया होता डॉक्टर रूबीना ना की होती तो आज तुम्हारी ट्रेनिंग का 1 साल हो गया होता। अब क्या हुआ ट्रेनिंग में प्रॉब्लम अब लोग ये कहेंगे कि ट्रेनिंग में उसे सपोर्ट नहीं किया गया। सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? कि वो तुम दूसरों के मामलात में जाके टाँग अड़ा रही हो। अगर आप जाके किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं, आपको किसी बात के ऊपर कोई इश्यू होता है, अगर वो आपके रोज़मर्रा के कामों के अंदर नहीं चीज़ टाँग अड़ा रही ना, तो आपको उस पे बोलने का कोई राइट नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका कुछ हासिल नहीं होगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब जो ये चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं और जो चैरिटी वो होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये इस तरह काम नहीं करते। क्योंकि मेरी एसोसिएशन रही है इन चीज़ों से, मैं इस वजह से ये बात कह रही हूँ कि ये जो अस्पतालों में काम करने वाली चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं उनका क्या तरीका होता है काम करने का कि ये मरीज़ों के पास डॉक्टर जो होता है, जिस मरीज़ को ज़रूरत होती है, आप उसको बता देते हैं कि आप फलाने जगह पे चले जाएँ और वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और आप फॉर्म लेकर आके फिल कर दें, हम रिकमेंड कर देंगे। डॉक्टर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? डॉक्टर को नहीं पता होता कि चैरिटी के पास कितने पैसे हैं। डॉक्टर के पास कोई अथॉरिटी या राइट नहीं होता कि वो कह सके कि इस मरीज़ को दे दो, उसको ना दो। आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, आप जाके कह सकते हैं, सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं अपनी तरफ से। आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं चलती कि आप जाके उससे क्योंकि चैरिटी वालों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ये आम आवाम की समझ से थोड़ी-सी ऊपर की बात है कि आप किसको चैरिटी देंगे या नहीं देंगे। देखें, एक होटल के ऊपर जहाँ लोग गरीबों को खाना खिला रहे होते हैं ना, कुछ होटल्स में ये फैसिलिटी होती है कि आप वहाँ पर जाके कहें कि जी मैंने दिए ₹5000 मेरी तरफ से 5 गरीबों को खाना खिला दो। उस होटल वाले के लिए ये फैसला करना कि ये 100 गरीब बैठे हैं, इसमें से मैं किन 5 गरीबों को खाना खिलाऊँगा इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और उन होटल्स के ऊपर सिंपल एक तरीका बना लेते हैं कि भाई लाइन बना के बैठ जाओ, 5000 आज किसी ने दिए तो पहले 5 को खाना मिल जाएगा। उनका क्राइटेरिया ये होता है। लेकिन चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशंस जो होती है ना, उनका क्राइटेरिया ये नहीं होता। उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है और उनको बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि डॉक्टर शाहनवाज़ चोरी कर रहा था उसके अंदर से, मैं उसको सही नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि सानिया का उस मामले में बोलना, इंटरफेयर करना, जाके इस बात पे बहस-ओ-मुबाहिसा करना कि जी चैरिटी वालों के पास पैसे हैं या नहीं, दैट इज़ नन ऑफ योर बिज़नेस। तुमने एक आदमी को रिकमेंड कर रहे थे, रिकमेंड करो साइन करो, आगे बढ़ो। वो तुमसे आके कहें तुमको यार मैं वर्बली बात कर लूँगा, आई कांट डू एनीथिंग एल्स क्योंकि देखें डॉक्टर और पाकिस्तान में डॉक्टर यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन। आप हर आदमी की मदद नहीं कर सकते। हम अल्लाह नहीं हैं, नाउज़ुबिल्लाह।
हम किसी का पेट नहीं भर सकते, हमारी इस्तिताअत नहीं है कि हम किसी का पेट भर दें, हम किसी का इलाज कर दें, हम किसी को मेक श्योर कर दें कि तुम्हें ये चीज़ मिल ही जाएगी, हम नहीं कर सकते। तो आप एक डॉक्टर हैं और आप अपनी हद में रहें, काम करने का यही तरीका होता है। तो पहले तो गलत बात तो उसके कैरेक्टर की ये थी कि जब आपको वो इंटरव्यू के लिए कह रहा है कि तुम मेरी बहू हो, तो आप कह रही हैं कि नहीं जी मैं तो ज़रूरत नहीं, मैं तो काम कैंडिडेट की तरह काम करूँगी। अब जब यहाँ मामला आ रहा है तो आप चैरिटी वाले मामले बढ़-बढ़ के बोल रही हैं, लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, हंगामा कर रही हैं, क्यों? क्योंकि जी मैं तो आप तो कह रहे थे कि मैं बहू हूँ, मेरी अथॉरिटी है। दूसरी बात ये है कि एक सहाफ़ी से बात कर रही हैं, आप अपने शौहर से छुपकर बात कर रही हैं, आप अपने ससुर के खिलाफ आपको पता लग गया था जो भी था, आप डेटा चोरी नहीं करती, आपको और कुछ नहीं पता लगता, तो वो एक बहुत ही इम्मोरल हरकत थी और इसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए थी क्योंकि तो आप बहुत बिलीव कर रही हैं सच्चाई पे और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ये इतना बड़ा नुकसान जो आपने पहुँचाया अपने ससुर को, अपने ससुराल के बिज़नेस को, इनडायरेक्टली अपने शौहर को, इसकी एब्सोल्यूटली कोई ज़रूरत नहीं थी। और इ इनको यहाँ सिर्फ़ इतना करना चाहिए था कि ये वहाँ कान दबा के अंकल की थोड़ियों में हाथ दे के अपनी ट्रेनिंग पूरी करती। जब वन्स इनको ट्रेनिंग-व्रेनिंग मिल जाती, सब हो जाता। ये बाहर मुल्क अप्लाई करती, चली जाती, ये तलाक लेती, ये दूसरा हॉस्पिटल जॉइन करती हैं, जो भी करती हैं उसके बाद करती हैं, जब इनकी कोई स्टैंडिंग होती। जब आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो आपका लाइसेंस तक कैंसल कराने की इस्तिताअत रखता है, आप फिर भी भाग-भाग के जाके उसके मुँह लग रही हैं, तो किस बेसिस के ऊपर? ये एक बहुत ही अहमकाना बात है। मुझे ये ड्रामे के अंदर सानिया कैरेक्टर एक प्रैक्टिकल अहमक का कैरेक्टर लगा। और उसके बाद ये है कि रोना कॉन्स्टेंटली जो इस ड्रामे में उन्होंने क्रिएट करने की थ्रू आउट कोशिश करी कि उससे कॉफ़ी का मग माँग लिया, जान निकल गई और जी लिबरल अवाम आके रो रही है कि जी कॉफ़ी का कप माँग लिया, ये कर लिया। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप अच्छा कह के चले जाएँ, आप जाके नौकर से बनवाती, पहली दफ़ा आप कॉफ़ी बना रही थी, आप जाके नौकर से बनवाती, उठा के ससुर को लाके देती। उसको वैसे ही पसंद ना आती, वो कहती बनाओ, बनाओ, आप कहती हैं हाँ जी, अच्छा जी मैं सीख लूँगी और फिर आप यही हरकत किए जाती हैं कि बार-बार वो कॉफ़ी माँगता, बार-बार जाके आप नौकर से कह देती हैं और बनवा के ले आती हैं और वही कॉफ़ी लाके मुँह पे मार देती हैं, किस्सा खत्म हो जाता है। जैसे जितने अरसे में आप सीखते हैं, उतने अरसे में तो नौकर भी सीख जाता। वो बात ठीक है कि ससुर का मकसद जो है आपको नीचा दिखाने का, तो देखिए उसके पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपको नीचा दिखाने की और वो दिखा रहा है थ्रू आउट। एक कॉफ़ी का कप अगर उसने आपसे कह दिया, इससे आप छोटी नहीं हो जाती। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इसमें जो मिन्नू मिलाई इनके अब्बा बने हुए हैं, मोहम्मद अहमद का जो कैरेक्टर है, ये हॉस्पिटल से घर आती है और अगर वो माँग लेता कि मुझे 1 कप कॉफ़ी का बना दो, तो क्या ये औरत नहीं बना के देती? देती ना बना के। अब आप ये कहें कि उसके अब्बा माँगते ही नहीं, यानी कि वो अपनी नीड्स को रोक लेते, लेकिन बेटी से ना कहते क्यों वो एहसान कर कर आई हैं दुनिया के ऊपर कि वो हॉस्पिटल से काम कर कर आई हैं। तो ये एक बेवकूफ़ी का एंगल था, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स के ऊपर खाना सर्व करने को कह दिया, जान निकल गई, खाना पकाने को कह दिया, जान निकल गई। ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। वो इतनी बड़ी बातें इसलिए नहीं है, मैं कह रही हूँ ये बात कि देखिए इनके अपने घर का बिज़नेस है हॉस्पिटल। ये प्रॉब्लम उस वक़्त होता है जब ये एक्चुअली किसी और के हॉस्पिटल में काम कर रही होती। इनको अपने सर में ये चीज़ डालने का खुद शौक था कि मैं डॉक्टर रूबीना के क्लिनिक चली जाऊँ, तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर में इज़ाफ़ा हो जाएगा। तुम्हारी ससुराल ने तो तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं किया। तुम अपने प्रेशर में खुद इज़ाफ़ा कर रही हो, दूसरे हॉस्पिटल में जाके। यहाँ पर ये है कि तुम किसी दिन छुट्टी लेके जा सकती हो, किसी दिन तुम जल्दी जा सकती हो, तुम्हारे घर में दावत थी, तो तुम्हें सास-ससुर ने कह दिया, "अच्छा आज तुम जल्दी छुट्टी लेके चली जाओ।" लेकिन तुम उस पे भी रो रही हो कि मुझे जल्दी छुट्टी क्यों दे दी? मुझे तो घर भेज दिया और मैं तो वहाँ काम करती। तो मतलब ये है कि आपको जो है मुखालफत बराए मुखालफत करनी है। आपको सिर्फ़ मुखालफत करनी है कि मुझे जल्दी घर भेज दिया तो भी मैं रो रही हूँ। तो प्रेशराइज़ तो वो नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं कि बेटा शाम को घर में पार्टी है, जाओ पार्टी की तैयारियाँ भी करो, खुद भी तैयार होकर आ जाओ। तो क्या डॉक्टर जो हैं वो पार्टियों में नहीं जाते? क्या डॉक्टरों के घरों में दावतें पार्टियाँ नहीं होती? और अगर उनको ये ईज़ मिल जाए कि आज मेरी ड्यूटी कम कर दी है और आज मैं जाके जो हूँ वो अपने घर की पार्टी के अंदर अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर दूँ, तो मेरे नज़दीक ये प्रेशराइज़ेशन नहीं है, ये एक बिला वजह का रोना है। तो थ्रू आउट इस ड्रामे के अंदर ये रोना था। अब जब से प्रेग्नेंसी हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके घर में कोई पैदा नहीं होने वाला है, इनके घर में कोई मर गया है, जिस तरीके से ये बिहेव कर रही हैं। बीइंग मदर, बीइंग औरत मैं इस बात को कह सकती हूँ कि इंसान के अंदर हाँ, थोड़ा-सा डर होता है, इंसान एकदम से डर जाता है, लेकिन खुशी भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस औरत के मुँह पे अकेले में भी किसी वक़्त नहीं दिखाया कि इसमें ज़रा-सी कोई खुशी है। और जब इंसान को माँ बनने का एहसास होता है, तो अ, सारे डर एक तरफ, उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट सी पैदा हो जाती है। एक प्रोटेक्शन की, सेहत की, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की, छोटे बच्चों की चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। इनका थ्रू आउट मुँह बना हुआ है, पता नहीं क्या चाह रही थी। अव्वल तो मेरी ये बात समझ में नहीं आया कि पिछले दिन उन्होंने कहा मियाँ से किसी बात पे मुँह बना के जो है वो हम फैमिली स्टार्ट करते हैं। तो उसने बड़े लिबरल आदमी की तरह कहा कि तुम्हें रिश्ता मज़बूत करने के लिए औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है और जब तुम रेडी होगी हम तब करेंगे। तो फिर ये कहाँ से आ गई? क्या प्रोटेक्शन मियाँ ने इस्तेमाल नहीं करी, मना कर दिया या इस औरत को इतना सेंस नहीं था कि ये बीइंग एक डॉक्टर ये सोचती कि भई हमें किसी किस्म की कोई दवाई खानी चाहिए, कुछ करना चाहिए। कंप्लीटली प्रिवेंटेबल चीज़ थी, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल।
और इन्होंने इसके अंदर बिल्कुल भी इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी, जब इनके लिए इतना बड़ा मसला था। ये दवाइयाँ खरीद के खाती रहती हैं, इनके शौहर और घरवालों के फरिश्तों को भी पता नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रासेप्शन ले रही हैं और इनकी औलाद नहीं होती, आराम से अपनी रेज़िडेंसी पूरी करती। इनकी नेग्लिजेंस, इनकी बेवकूफ़ी, हिमाकत और जहालत, इसको कोई भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। उसके बाद मल्टीपल इवेंट्स हुए, इनकी सास का रोना, डॉक्टर फ़रीन के ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। अ, ये जो इन्होंने अब डॉक्टर रूबीना के क्लिनिक जाके इन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने अपने प्रेशर में इज़ाफ़ा किया। शुरू से मेरा इख्तिलाफ़ इस ड्रामे में ये है कि आप कोई भी प्लान बना रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो गया आपके ससुर किस टाइप के हैं। फ्रॉम डे 1 जब वो कहता है कि तुम हनीमून पे चली जाओ और ये कॉन्फ्रंट करती है कि नहीं मेरा एग्ज़ाम है, वो कहता है कि साल में 3 दफ़ा एग्ज़ाम होता है। तुम जो हो वो बाद में दे लेना, और ये उसपे बहस करती है कि नहीं मैं तो पहली दफ़ा में क्लियर करूँ, नहीं मैं तो उसी वक़्त से कैरेक्टर अंदाज़ा हो गया कि इंतहाई कोई अहमक बेवकूफ़ तरीन जो कैरेक्टर होता है ना, बकवास कर के अपने प्लान्स बताते हैं। जब तुम्हें पता लग गया एक आदमी मैनिपुलेटिव है, क्यों बीबी बार-बार तुम उसको बताती हो कि तुम ज़िंदगी में आगे क्या करने वाली हो? मत बताओ ना उसे। नहीं, इनको मरोड़ो, ठीक है, इनको बताना है। खैर, अब ये डॉक्टर रूबीना की क्लिनिक के अंदर चली गई, वहाँ जाकर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब ये बच्चे के ऊपर रो रही हैं। जिस किस्म के डायलॉग इस औरत को दिए गए, जैसे इसने मियाँ से कहा कि तुम्हारी केयर पे मुझे उल्टी आ रही है, तुम मुझे खुश करना चाहते हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर जैसे शुरू-शुरू शादी के अंदर मर्द जो होते हैं वो औरतों का दिल दुखा देते हैं ना, ज़िंदगी भर वो आदमी कितना कॉम्पेंसेट कर ले, वो दुःख नहीं जाता। इसी तरीके से पहली औलाद के होने पे जब वो शौहर खुश हो रहा है, उस वक़्त तुम उसका शदीद दिल दुखा रही हो, अपने अल्फाज़ से। तो ये जो स्कार्स हैं ना, ये भी सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते। प्लस प्रोवाइडेड कि इनके घर के अंदर एक कपल ऑलरेडी मौजूद है जिसकी औलाद नहीं है और वो तरस रहे हैं बच्चे के लिए, और इनके घर के अंदर जो है ना वो ये इनको खुशी आ रही है, तो ये इस तरीके से नाशुक्री दिखा रही हैं। तो वो एक एब्सोल्यूटली बेवकूफ़ाना एंगल इस चीज़ के अंदर है। इनका बिहेव करना ऐसे जैसे इनकी पहली औलाद हो रही है, ज़िंदगी में आज तक किसी के बच्चे हुए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद मुसीबत बना रखी है। आइडियली इनका आइडियल केस सिनेरियो था, ये डॉक्टर रूबीना के यहाँ प्रैक्टिस नहीं करती, ये सिंपल अपने ससुर की हॉस्पिटल के अंदर अपनी ट्रेनिंग करती हैं। जब इनका बेबी होने वाला था और क्योंकि इनकी जेठियाँ थी नहीं थी औलाद, तो ये जाके ससुर से हर बात मनवा सकती थी। ये कहती हैं कि भई मुझे तो आप नर्सरी बनवा कर दें उसके अंदर हॉस्पिटल में, मैं तो बेबी साथ लेके जाया करूँगी, आप मुझे 2 नौकरानियाँ रख कर दें उसके लिए ना। ठीक है, वो उसके अंदर छोटी-मोटी बातें करता है, ये शौहर से कहती है कि आप मुझे 2 नौकरानियाँ रखवा के दें कि मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, तो मेरे साथ एक नौकर जाएगा बच्चे को लेके और मैं ये खिलाऊँगी बच्चे को और मैं वो करूँगी। बिल्कुल आसान ज़िंदगी है। बिल्कुल आसान ज़िंदगी को आप जो है वो बिला वजह उसको आपने एक मसला ज़िंदगी का बना रखा है कि जी मेरी प्रैक्टिस, मेरी ट्रेनिंग। दुनिया में सारी औरतें ट्रेनिंग भी करती हैं, नौकरियाँ भी करती हैं, उनकी औलादें भी पैदा होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो आइडियल केस सिनेरियो के अंदर रहती है, लेकिन इनका केस आइडियल था और इसको बिला वजह एक मुसीबत का वो बना रखा है। अभी भी जिन लोगों को इख्तिलाफ़ है वो मुझे ये बता दें कि फिर क्या होता? ये होता कि ये औरत शादी ना करती, जो तकलीफ़ें ये अब पहुँचा रही है अपने ससुराल वालों को, ये तकलीफ़ अपने अम्मा-अब्बा को पहुँचा देती, शादी से थ्रू आउट इनकार कर देती और नहीं करती शादी, किस्सा ख़त्म। या कॉन्ट्रासेप्शन लेती कि इसकी औलाद नहीं होती, किस्सा ख़त्म। लेकिन ये सब कुछ इसने अपने आप किया है, तो रोना मुझे समझ में नहीं आता। फिर ये बेवकूफ़ी के कैरेक्टर में पे दर पे बेवकूफ़ियाँ हैं, कि आप इतनी अमीर कबीर करोड़पति ससुराल के अंदर शादी होकर आ गई हैं और आप वहाँ एक लैपटॉप लेके चली जा रही हैं कमरे के अंदर और ससुर की स्टडी में जाके आप बैठ गई हैं लेके कि जी मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाऊँगी, टकेटा का रुपया-रुपया जमा करूँगी, जबकि एफसीपीएस की इतनी फीस नहीं होती। किस चीज़ के लिए रुपया-रुपया जमा कर रही थी समझ में नहीं आ रहा था। ससुर ने ऑडी गिफ्ट कर दी, शौहर का शोरूम है लेकिन ये वो डिब्बा गाड़ी लेके घूम रही है। ये ज़िद है, ये कोई खुददारी नहीं है, ये ज़िद है। और ये बेवकूफ़ी है कि आपको जो रिसोर्सेज़ अल्लाह ने दिए हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप और फिर अगर नहीं आपको इस्तेमाल करनी तो आप कुछ भी ना करें ना, आप एक नौकर से कपड़े भी इस्त्री ना कराएँ, अपने बाथरूम भी ना धुलवाएँ, वो भी आप खुद करें खड़े होके, इतनी खुददारी है आपके अंदर। और आपको इतनी चिढ़ और ससुराल की रिसोर्सेज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी। तो आप रह भी नहीं हैं, खा भी नहीं हैं, पहन भी नहीं हैं, ओढ़ भी नहीं हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। रोना आपका जो खत्म नहीं हो रहा। इस पे किसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को दूर करने को नहीं कहा गया, इस औरत से कोई नौकरी छोड़ने को नहीं कहा गया, इस औरत से नहीं कहा कि तुम अपनी तालीम छोड़ दो। रोना किस बात का है, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। अगर कोई समझा सके तो प्लीज़ समझाए, आई एम ओपन टू इट। लेकिन तमीज़ के दायरे में। मुझे बहुत बुरी ये बात लगती है कि जब आप बात करने के लिए बैठते हैं ना, तो आप पर्सनल अटैक, आप पागल हैं, आप जाहिल हैं, आपको नहीं पता, यू डोंट नो कि मैं कौन हूँ, आपको नहीं पता कि मेरी क्या एजुकेशन है, आपको नहीं पता कि मेरा रोल क्या पता सिमिलर हो, क्या पता न सिमिलर ना हो। इसलिए बगैर सोचे-समझे पर्सनल अटैक जो भी करेगा, उसके कमेंट तो मैं वैसे ही नहीं जवाब दूँगी, हटा दूँगी। डिलीट करूँ या वो जो भी करूँ। लेकिन अगर कोई आदमी बाकी इंटरेस्टेड है कि वो ये कहे कि नहीं मैं इसकी सही साइड समझा सकता हूँ लेकिन विद एग्ज़ाम्पल प्रेशराइज़ किया गया, उसकी बात को अहमियत नहीं दी गई, तो मुझे वो स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स दिखाई जाएँ
कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में काम करने की बात है कि पैशन जनरल सर्जन बनना था, ज़िद डॉक्टर रुबीना है। आपको जनरल सर्जन बनना है, तो अगर खुदा ना ख़ास्ता बमबारी हो जाती, तब भी आप कहती कि जी मैं 100 किलोमीटर पैदल सफ़र करके जनरल सर्जन बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर रुबीना की अस्पताल में जा रही हूँ, ये ज़िद है। डॉक्टर रुबीना मर जाएँगी, तो फिर आप क्या करेंगी? ये भी तो हो सकता था कि जब तक आप पढ़ लिख के इस काबिल होती, डॉक्टर रुबीना मर जाती, फिर क्या करती आप? फिर आप छोड़ देती कि नहीं मैं तो अब मरूँगी उनके पीछे, तो बेवकूफ़ी की बात है। तो स्पेसिफिकली एग्ज़ाम्पल देके बताएँ कि यहाँ पर ये चीज़ होती, ये चीज़ ना होती। अब जब प्रेगनेंसी को उसने इतना बड़ा मसला बना लिया है और पागल ही होके बैठ गई है, तो फिर कहीं जाके मियाँ ने ये कहा है कि अच्छा भाई तुम बेड रेस्ट कर लो। दूसरी बात ये है कि अगर मियाँ ये केयर कर रहा है तो तुम्हें उल्टी आ रही है, वो केयर ना करे तो फिर क्या करो? मुझे नहीं समझ में आता ड्रामों के अंदर जब लोग, जैसे अभी हमने पिछले दिनों एक ड्रामा देखा था जमा तकसीम, उसमें सास बेइंतहा खुश थी कि छोटे बेटे की औलाद हो रही है, वो बेइंतहा टेक केयर उस लड़की की कर रही थी। तो वहाँ वो मुसलसल ये बकवास की चली जा रही थी कि जी प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है और मैं तो सारे काम करूँगी और मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी। इनकी टेक केयर की जा रही है तो ये कह रही हैं कि जी टेक केयर ना करो, जिनकी टेक केयर नहीं की जा रही वो रो रही हैं कि जी हम बेटा हमारी टेक केयर नहीं। चाहती क्या हैं ये औरतें? मुझे नहीं समझ में आता कि ये औरतें क्या चाहती हैं? 24 घंटे बस मैं अपनी मर्ज़ी चलाऊँ ये चाहती हैं। ये 24 घंटे बस मेरी मर्ज़ी होती रहे और मैं किसी के लिए कुछ ना करूँ। अम, डॉक्टर सानिया के कैरेक्टर के अंदर जो अब इसका एक पार्ट 2 कह सकते हैं, जो थोड़ा-सा एक डिफरेंट एंगल है सा डॉक्टर सानिया के कैरेक्टर का, वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि ये लग रहा है कि इसको एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर टाइप की चीज़ है, यानी सो क्लिनिकल डिप्रेशन है कि आप ये कहें कि ये एक डिप्रेशन की मरीज़ा है एक्चुअली, कि खुशी में भी खुश नहीं हो सकती। इसकी ब्रेन केमिस्ट्री ऐसी है, यानी दिमाग में जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो इसको खुशी के मौके पे भी खुश नहीं होने दे रहे हैं। शादी, हनीमून, मोहब्बत का एस्टेब्लिश हो जाना, प्रेगनेंसी की न्यूज़, किसी चीज़ से ये औरत खुश नहीं हो सकती। हर वक़्त शक्ल के ऊपर एक वो बने हुए हैं, अजीब से तासुरात हैं और रो रही है बाकायदा, चीख रही है, तो ये डिप्रेशन की मरीज़ है। मुझे नहीं समझ में आता कि इसकी बहन साइकोलॉजिस्ट है, उसको क्यों नहीं नज़र आ रहा इसके अंदर ये कि बहन के साथ क्या हो रहा है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, एक चीज़ होती है प्रैग्मैटिक थिंकिंग कहलाती है, जिसमें आपको सिनेरियो समझ में आने लगता है। देखें जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रैग्मैटिक थिंकिंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप एक छोटे बच्चे से ये बात कहें कि तुम्हें हर हाल में सच बोलना है, तो वो हर हाल में सच बोलेगा। ठीक है ना? आपने उसको ये सिखा दिया। हमारे यहाँ डॉक्टर सानिया का जो कैरेक्टर है, वो बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रैग्मैटिक थिंकिंग नहीं है। मुझसे कहा जाए कि सच बोलना है, सच बोलना बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं सच बोल रही हूँ और मैं हर बात कह रही हूँ, मिसाल के तौर पे मैं काले आदमी को काला कह दूँ, लंगड़े आदमी को लंगड़ा कह दूँ, ये भी सच है, लेकिन ये दिल दुखाने वाला सच है। बीइंग एक एडल्ट मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र आ रही है, मैं क्यों कहूँ? दूसरी बात, सच ये भी है कि आप कहें कि नहीं मैं तो फिर भी सच बोलूँगी, आप सच बोलें। आप कहीं बैठी हुई हैं, कोई आदमी भाग के आके छुप गया और पीछे से कोई आदमी बंदूक लेकर आता है और कहे यहाँ कोई आया है? अब आप बोल दें सच, क्या होगा आपके सच बोलने से? वो उसको मार देगा। चलें, आप इस बात को भी कहें कि वो पुलिस वाला है और जो आके छुपा है मुजरिम है, उसको मैं पकड़वाऊँगी, मैं सच बोलूँगी। अब आप एक और एग्ज़ाम्पल लें, आप अपने घर के लाउंज के अंदर बैठी हुई हैं और आपका भांजा, छोटा-सा बच्चा भागा-भागा आया और आके आपके पास खाला, खाला कह के आपके पास छुप गया और पीछे से आपकी बहन गुस्से में आके, "कहाँ गया वो? अभी मैं बताती हूँ उसको।" अब आप बोलेंगी सच? अगर नहीं, नहीं, यहाँ नहीं है, नहीं, नहीं, वो नहीं है। यही करेंगी ना, या आप सच बता देंगी, नहीं आप कहें मैं तो सच ही बोलूँगा, तो जूते ही पड़वाऊँगी इस बच्चे को। आप नहीं करेंगी ऐसा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि सिनेरियो क्या है, आपने मसलहत पसंदी है, आपको सही और गलत और सच बोलने के नुकसानात का पता है। तो आप समटाइम्स आप झूठ नहीं बोलते, समटाइम्स आप मसलहतन सच नहीं बताते, ठीक है ना? इसे कहते हैं प्रैग्मैटिक थिंकिंग, कि आपको ये अंदाज़ा है कि मैं जब ये बात करूँगा, ये काम करूँगा, इस सिनेरियो के अंदर जब मैं सच बोलूँगा और सही का साथ दूँगा, तो इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम इतना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस होगा, इतना तबाहकुन होगा कि इससे बेहतर है कि मैं ये सच ना बोलूँ, इस वक़्त ना बोलूँ, इस वक़्त चुप हो जाऊँ। तो सानिया का जो कैरेक्टर है, हमारे यहाँ ड्रामों के अंदर मोस्टली हीरोइन्स का, इस पर मैं किसी और वक़्त बात करूँगी, लेकिन सानिया का जो एक मेजर कैरेक्टर है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्रैग्मैटिक थिंकिंग नहीं है। उसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ बोलना है, मुझे कहाँ नहीं बोलना है, क्या बात बतानी है, क्या बात नहीं बतानी, क्या बात छुपानी है। मिसाल के तौर पे जब शुरू में मिना ने इसको घर की इंटरनल कुछ बातें बताई कि तुम यहाँ ऐसे ज़िंदगी गुज़ारोगी तो ऐसे होगा। इसने डाइनिंग टेबल के ऊपर जब खाने वाला सीन हुआ और खड़े होके चीख-चीख के बता दिया, बेवकूफ़ों की तरह से। मीना आप जो ये कह रही थी ना, आपने एक आदमी ने आपका साथ दिया, आपने बेवकूफ़ों की तरह से उसको आगे देके गड़वा दिया। प्लस आपने नौकर को गड़वा दिया। आप में कोई सेंस नहीं कि मैं जब खड़े होके कहूँगी कि खाना मैंने नहीं नौकर ने बनाया है, तो हो सकता है डॉक्टर शाहनवाज़ जिस किस्म का आदमी है, नौकर को नौकरी से निकाल दे। आपने गरीब आदमी के पेट पे लात मार दी है, आपको कोई एहसास नहीं है इस बात का।
अब सलमान अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, जो कि नहीं नज़र आती थी। उसे एक उसका एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म था, कुछ नहीं था। लेकिन उसकी माँ मर गई। अब वो घर आके कह रहा है, "मुझे लग रहा है कुछ हुआ है।" कहती है, "नहीं, नहीं, तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो।" नहीं, आपने फ़ौरन उसको बता दिया कि तुम्हारे अब्बा ने और डॉक्टर रूबीना के बारे में ये बात हुई थी। इससे क्या नुकसान हुआ? कि आपका कल्ब का अंधा बंदा, आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अब आपके डॉक्टर रूबीना के पास जाने के लिए पहले शौहर तैयार था, अब शौहर भी खिलाफ हो गया। अगर इसमें ए 2 पैसे की भी अकल होती इस औरत के अंदर और वही प्रैग्मैटिक थिंकिंग होती, तो ये सोचती कि जब मैं डॉक्टर रूबीना को इन्वॉल्व करूँगी, तो इसका अंजाम क्या होगा? जब शौहर मना करे या ना करे, ससुर इसके दिमाग में शायद अगर थोड़ी-सी सोचती तो ये थी कि जब ये शौहर का सॉरी ससुर का अफ़ेयर टाइप की चीज़ खुल कर आएगी, तो मेरा मियाँ तो शौहर के एंटी ससुर के एंटी होके बहुत मतलब ये कि शोर मचाएगा। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो उसको अपनी माँ का मुजरिम भी समझेगा उस औरत को। तो इस ये कुल्हाड़ा तो उसने अपने पैर पे खुद मारा है। इसमें किसी और का क्या कसूर है? अगर ये वो सच्चाई सलमान को ना बताती, 2 मिनट के लिए चुप होके बैठ जाती, तो ये मसला ना खड़ा होता। तो ये जो मैंने कही ना प्रैग्मैटिक थिंकिंग बहुत रेपिटेटिव वर्ड लग रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें थोड़ा-सा कि कहाँ पर आपको बोलना है और कहाँ पर आपको नहीं बोलना। आप सिंपल डॉक्टर रूबीना के क्लिनिक में अब उन्होंने लगवा ही दिया था, सास ने जैसे भी था। अव्वल तो आप अपने हॉस्पिटल में रहती हैं, अदरवाइज़ अब आप डॉक्टर रूबीना के उसमें आ गई हैं। सास आपकी मर गई हैं, ससुर का दफ़ थोड़ा-सा कम हो ही जाएगा, सास-ससुर किसी की भी सारी ज़िंदगी नहीं बैठे रहते, इसलिए बहुत ज़्यादा उनको हौवा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। शौहर आपका आपकी जेब में था, प्रेगनेंसी की न्यूज़ अब आ ही गई है। आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुज़ारती हैं। आपने बिला वजह ये सच्चाई मियाँ को बता के और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना मसाइल खड़े कर दिए। सिंपल अपने हॉस्पिटल के अंदर रहती, अपने बच्चे के लिए वहाँ एक कमरा लेती, नर्सरी बनाती। मीना का काँटा भी आपके उसमें से हट गया था कि अब एक कोई और मतलब हिस्सेदार भी नहीं है। दौलत भी आपको मिल रही है, घर पे भी आपका राज है, ले दे के ये एक ही औरत रह जाती घर के अंदर। सास तो अब मर गई थी, मीना तो चली गई थी। अब ये सारा घर भी सँभालती हैं अपनी मर्ज़ी से। अब किसी न किसी तरीके से डॉक्टर शाहनवाज़ को भी थोड़ा-सा दबना ही पड़ता, हर सूरत, क्योंकि अब उसकी गोट फँस गई थी। तो इनके अंदर ये अकल नहीं थी कि अब ये घर को अपनी मर्ज़ी से चलाएँगी और जो कुछ डॉक्टर शाहनवाज़ ने इनको क्योंकि देखिए यही कर्मा होता है। और कर्मा क्या होता है? थोड़ा-सा आप सब्र करें, तो कुदरत आपके लिए फ़ेवर कर देती है। जिस तरीके से ये घर चलाना चाह रही थी, उस तरीके से अब ये घर चलाती क्योंकि उसको फ्री हैंड मिल जाता। डॉक्टर शाहनवाज़ के पास अब कोई बचा ही नहीं था, बीवी थी बची नहीं थी जो ज़ोर देती किसी काम के ऊपर, समझाती-बुझाती कुछ करती। और घर के अंदर भी सारी देखभाल इसी औरत के ज़िम्मे आ जाती क्योंकि मीना तो जा चुकी होती, दूसरी बहू को वो लाएगा नहीं किसी सूरत, बेटा भाग गया है बड़ा वाला। कुदरत सब कुछ प्लेट में रख के तुम्हें दे रही है, लेकिन तुम अपनी बेवकूफ़ियों से उन सारी चीज़ों के पे लात मारे चली जा रही हो, मारे चली जा रही हो। तो ये एक अहमकाना कैरेक्टर है और इसकी नफ्सियात बड़ी गहरी है, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग इन चीज़ों को नहीं समझते कि आपको कल को अगर आज आपके ऊपर थोड़ी-सी पाबंदी लग रही है ना, तो लॉन्ग टर्म में अल्लाह आपको कुछ ना कुछ दे ही देगा। अब वो आप कहें कि जी कुछ लोग कहेंगे कि जी ईमान की कमज़ोरी है, मैं उसको नाक़ाबिल अंदेशी समझती हूँ कि आप जो है आपको बिलीव नहीं है इस बात के ऊपर कि आपको चीज़ें मिल जाएँगी। आप मेहनत करें, कोशिश करें, नियत साफ़ रखें, अल्लाह आपको खुद दे देगा। यहाँ सब कुछ प्लेट में मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं चाहिए, जल्दबाज़ी में नहीं चाहिए, नाशुक्री में नहीं चाहिए। तो डिप्रेशन अगर इस औरत को है, एंड में निकलता है क्योंकि इसकी बहन को साइकोलॉजिस्ट दिखाया है, तो शायद इसीलिए दिखाया हो कि वो इसका डिप्रेशन डायग्नोज़ करेगी। तो मैं इसको कसूरवार नहीं समझती क्योंकि डिप्रेशन का मरीज़ बहरहाल एक हमदर्दी और केयर का मुस्तहिक होता है और इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। अदरवाइज़ ये कैरेक्टर जो है, ये एक इमैच्योर अम, जिसमें प्रैग्मैटिक थिंकिंग नहीं होती, वो वाला कैरेक्टर है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसकी डिफेंसिवनेस है। ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर बात को समझते हैं कि हमारी ज़ात पे हमला हर बात को समझते हैं कि हमारी ज़ात पर हमला किया गया है, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं और डिफेंसिव होके वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं बिला वजह। इमोशनल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कि हर बात के अंदर आप जो है ना वो जज़्बात से आके और एकदम से जज़्बाती होके आप रिएक्शन देते हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। इमोशनल रेगुलेशन बहुत पुअर है। ये मुसलसल दिखा रहे हैं कि इसके अंदर कोई इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती कि शौहर आके बड़ी से बड़ी भी कामयाबी बता देगा, इसका मुँह ऐसा ही बना हुआ है। अपने जज़्बात के ऊपर इसको बिल्कुल काबू नहीं है। उसके अलावा ये कि स्ट्रेस और डिस्ट्रेस का जो टॉलरेंस है वो बहुत ही कम है, बर्दाश्त ही नहीं है। ज़रा-सी स्ट्रेस पड़ी और हाय हाय वाय-विल्लाह मचा दिए जैसे पता नहीं कौन-सी क़यामत आ गई है। आप देखें बेड पे बैठ के पढ़ाई करने, लाइट जलाने, गाड़ी खरीदने, गिफ्ट करने, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने, एफसीपीएस का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन करने, कैंसल नहीं पोस्टपोन कर हर चीज़ के ऊपर झगड़ा है, हर बात के ऊपर जो है वो मसला है। तो ये जो है कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करती है, बढ़ाती है। अगर कोई मसला खड़ा हो गया ना तो उसको ये
मसले को बढ़ाएगी, बजाए इसके उसको कम करे। देखिए, आपकी ज़िंदगी में आप अपने आप को एक तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी जगह शादी होकर चले गए हैं, जहाँ पर आपके ससुर का एक अस्पताल है और वो आपसे कह रहे हैं, "तुम आके यहाँ काम करो।" आपकी ख़्वाहिश है कि मैं दूसरे अस्पताल में काम करूँ, लेकिन आपका ज़िंदगी का गोल और पैशन जो है, वो जनरल सर्जन बनना है। तो आप कहेंगे, "यार, उल्लू सीधा करो, गधे को बाप बनाओ, इस वक़्त ये अस्पताल जॉइन कर लो, फिर देखा जाएगा।" वक़्ती तौर पे आप उस मसलहत पसंदी से काम लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करेंगे बजाए इसके कि आप उसको एस्केलेट करें, बढ़ाएँ। तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाए चले जा रही हैं, बजाए इसके कि उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो है, पहली वजह ये है कि जो एक्ट्रेस इन्होंने ली है इस किरदार के लिए, उसका मुँह ही नहीं खुलता। वो डायलॉग डिलीवरी ही साफ नहीं, सलमान सलमान करके तो वो बात करती, समझ में नहीं आता कि वो सलमान कह रही है, अमान कह रही है, क्या कह रही है। वो डायलॉग की डिलीवरी बहुत खराब है, लेकिन पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को समझा नहीं पाते। आप कह कुछ रहे हैं और उसका आउटकम जो है वो कुछ और निकल रहा है। पर्सपेक्टिव नहीं है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह से है कि आपको सिर्फ़ अपने बारे में पता है। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरा पैशन ये है। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, वो सब गए तेल लेने के लिए। आपको कुछ नहीं पता कि आपके शौहर की क्या ख़्वाहिश और मर्ज़ी है। आपको नहीं पता कि ट्रेडिशनली एक बहू का क्या किरदार होता है। आपको नहीं पता कि सास-ससुर की क्या इज़्ज़त होती है। आपने शुरू के ड्रामे में इन्होंने दिखाया है कि अब्बा ने फ़ोन किया है खुशी-खुशी और बेइंतहा बदतमीज़ी से रूडली उनसे बात करके फ़ोन बंद कर दिया। अम्मा को तो जूती की नोक पे शुरू से रखा हुआ ही है और ससुराल के अंदर भी यही रवैया है जो मैंने कहा कि कॉफ़ी बनाने के लिए ससुर ने कह दिया था, "आप अच्छा कह के चली जाती यार, आप बनवा के ले आती किसी भी नौकर से, उल्टी-पुल्टी कॉफ़ी उसमें 2 कुछ और कुछ कुछ से मिला के ला के दे देती।" ससुर समझते हैं, हाँ, ये बना कर ले आई है। अगर वो घर बैठे समझ रहे हैं कि मैंने इस बहू को दबा लिया, तो समझ दें, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है उसको ये बताने की कि तुम उसकी टैक्टिक समझ रही हो? एक्सपोज़ होने की क्या ज़रूरत है? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप फ़िल्मों के अंदर पुरानी फ़िल्मों के अंदर देखते हैं ना कि आप कहीं छुपे हुए थे, आपने देखा कि किसी आदमी ने किसी को कत्ल कर दिया, फ़ौरन बाहर निकल, "मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूँगा।" उसने पटाक-पटाक आपको भी 2 गोलियाँ मार दी। भाई क्यों बोला? ये तो एक एक अकल की बात है ना कि आप एक्सपोज़ नहीं होंगे। एक छोटा बच्चा सामने आ जाएगा, लेकिन एक बड़ा आदमी जो होगा वो सोचेगा नहीं यार, मैं अगर इस वक़्त सामने आ गया ना तो मैं फँस जाऊँगा। लेकिन इनको यही करना है। ठीक है? तो इनके अंदर पर्सपेक्टिव टेकिंग नहीं है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर बिल्कुल नहीं है कि ये कहें कि मैं इस वक़्त मामले में थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हूँ, थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ और इस वक़्त मैं इस मसले से निकलती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है। कोई इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं कि है ही नहीं। दूसरी बात एक सबसे बड़ी है कि बाउंड्री जो कि आजकल बड़ा एक कॉमन वर्ड बना हुआ है, लोगों ने बड़ा इसको कर लिया है कि जी मेरी बाउंड्रीज़। तो बाउंड्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप में पुअर बाउंड्री अवेयरनेस होती है ना, ये बाउंड्री की अवेयरनेस शऊर नहीं होता कि बाउंड्री क्या है। तो आप अपनी बाउंड्री तो बनाते हैं, लेकिन दूसरे की बाउंड्री में आप छलांगे मारते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है कि इसकी ज़िंदगी में जब कोई आदमी कुछ भी कह रहा है ना, कोई मशवरा दे रहा है, तो ये फ़ौरन कहती है कि जी मेरी बाउंड्री के अंदर आ गए। बाउंड्री का लफ़्ज़ मेरा नहीं ख़्याल इसने इस्तेमाल किया है। इन्होंने ड्रामे में दिखाने की कोशिश की है कि जी इसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले किए जा रहे हैं। पहले माँ-बाप ने फ़ैसला कर दिया, फिर ससुर ने फ़ैसला कर दिया, फिर सास ने फ़ैसला कर दिया, फिर मियाँ ने फ़ैसला कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी अगर बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप अपनी बाउंड्रीज़ के खुद भी अंदर रहते हैं। ससुर को मशवरे इसने दिए हैं, सास की ज़िंदगी में मुदाखलत, इवन सास की रोमांटिक लाइफ़ तक के अंदर इसने जो है वो मुदाखलत करी है, कह के कि जी आपको तैयार होने की क्या ज़रूरत है? एक मर्द हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट करता है कि वो दिन का थका-हारा वापस आए तो हम तैयार होकर उसके लिए बैठे हैं। भई तो मत बैठो, वो बाहर इंटरेस्ट ढूँढ लेगा जो मीना के साथ हो गया। कि वो पुराने कमीज़ में बहने मियाँ की फिर रही थी सारा वक़्त। किसी वक़्त आप इन औरतों को घर में अच्छे कपड़ों में बने-सवरे ना देखें शौहर के लिए, हमेशा इनको सड़ी हुई शक्ल बनाए देखें। कम से कम डॉक्टर शाहनवाज़ में एक प्रॉब्लम था कि बेवफ़ा नहीं था बीवी के साथ, मोहब्बत की हो ना की हो, चीटिंग नहीं की उसने। क्योंकि बीवी उसकी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल थी, ठीक है ना? अपनी टेक केयर भी कर रही थी कि भई मेरे मियाँ को मैं अच्छी लगूँ। तो इन ये कोशिश नहीं करेंगी, ये इसी तरीके से तैयार हुए फिरती रहेंगी, उबले हुए आलू की तरह से, तो ज़ाहिर है कि मियाँ को इनमें कोई इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, बाहर तफ़रीहात तलाश कर लेगा अपनी, क्योंकि मर्द की फ़ितरत है। ख़ैर मैं सब मर्द की फ़ितरत के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि इन्होंने सास की रोमांटिक पर्सनल लाइफ़ के अंदर भी छलांग मार के मशवरे दिए, मीना की ज़िंदगी में इन्होंने मशवरे दिए, मेरे ख़्याल में सिर्फ़ एक जेठ का किरदार है जिनको उसने शायद मशवरे नहीं दिए, हो सकता है दिए हों, मुझे नहीं याद। बाकी हर आदमी की ज़िंदगी में बोल रही है, डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में ये बोल रही है, अपनी बहन सुमैरा की ज़िंदगी में ये बोल रही है, माँ-बाप की ज़िंदगी में ये बोल रही है, हर जगह ये बोल रही है। तो भाई तुम्हारी बाउंड्रीज़ हैं कि तुम्हारी बाउंड्रीज़ के अंदर आके कोई आदमी टाँग ना अड़ाए, तो तुम्हें भी तो चाहिए दूसरे की बाउंड्री के अंदर टाँग नहीं अड़ाओ। तो जो लोग ये बाउंड्री-बाउंड्री का ड्रामा करते हैं, उनको सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि जब आपकी बाउंड्रीज़ हैं, तो सामने वाले की बाउंड्रीज़ हैं। उसमें छलांग नहीं लगाइए। आप मियाँ को भी आप मशवरा दे रही हैं, उसको भी आप कह रही हैं कि तुम ये करो, ये ना करो। सास को भी आप मशवरा दे रही हैं, ससुर के भी आप ऑफ़िस में घुस-घुस के आप बकवास करके आ रही हैं। आपको किसी ने कुछ कहा तो आपकी ज़ात पे हमला हो गया। तो ये जो कैरेक्टर लिखा गया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई राइटर बहुत ही कोई नफ्सियाती माहिर या कोई ऐसी माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं उसको, इस किस्म की कोई चीज़ है। अदरवाइज़ ये है कि
जैसे आजकल की जनरेशन नफ्सियाती मरीज़ बन गई है ना, और वो इसीलिए बन गई है कि आपको वेस्टर्न आइडियोलॉजी सिर्फ़ पता हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्च्यूनेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितनी रिसर्चेज़ हुई हैं, नफ्सियात के ऊपर ख़ास तौर पे इंसानों की पर्सनैलिटी के ऊपर, सारी बाहर मुल्कों में हुई हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में हुई हैं, हमारी सोसाइटी में नहीं हुई। हमारा रिलिजन हेवीली इन्फ्लुएंस करता है हमारे कल्चर को। हम कोई चीज़ अपने रिलिजन से हट के नहीं कर सकते। ये हमारे रिलिजन की डिमांड है, हमारा ईमान है, हम उससे उतर नहीं सकते। तो हेवीली हम जो है इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, अफ़ेक्ट होते हैं, और इन अ पॉज़िटिव सेंस मैं कहूँगी। ज़ाहिर है कि मज़हब को कोई आदमी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, कम से कम मैं तो नहीं कर सकती। तो आप अपने उस रिलीजियस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप मैरिज ले लें, आप लव रिलेशनशिप ले लें, आप एंगेजमेंट ले लें, आप ट्रेडिशनल बहू का रोल ले लें, आप कुछ कुछ भी ले लें, औरत का किरदार ले लें, मल्टीपल शादियाँ ले लें, मल्टीपल निकाह ले लें, बच्चे ले लें, तलाक लेना ले लें, हर चीज़ के अंदर मज़हब जो है वो साथ-साथ चलता है। दूसरी शादी ले लें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक जो एग्ज़ाम्पल है वो दूसरी शादी है। दूसरी शादी ले लें आपके, वो सारी चीज़ें जो है मज़हब और कल्चर के दायरे के अंदर आती हैं। तो ये जो हम बाहर से इम्पोर्ट करके लाते हैं ना सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ साइकोलॉजिकल, मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी, वो सारी हमने बाहर से ली हैं। अब उन टर्मिनोलॉजीज़ को और उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से हमें अपने मज़हब और कल्चर के अंदर रहते हुए अ, इम्प्लीमेंट करना है, इसके अंदर स्ट्रगल कर रही है हमारी नई जनरेशन। जब आप बिल्कुल अपने उसूलों और हुकूक की बात करने लगते हैं, तो आप बहुत जगह मज़हब के दायरे से बाहर जाने लगते हैं। खैर मैं इस वक़्त कोई तलाक-वलाक और औरत के रोल के ऊपर बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इम्पोर्टेड आइडियाज़ लेके उनको फिक्स किस तरह से करना है, ये हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है। इस ड्रामे के बारे में मैं फिर यही बात कहूँगी, और सानिया के कैरेक्टर के हिसाब से मैं फिर यही बात कहूँगी कि इंटरनेट के ऊपर फेमिनिज़्म का जितना वो है, मवाद है और स्ट्राइकिंग किस्म के जुमले हैं, वो सारे इस ड्रामे के अंदर पहले लिख लिए गए और उसके बाद चारों तरफ से स्टोरी बनाई गई कि एक औरत के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है और वो बेचारी है। और मैं फिर यही बात कहूँगी कि डिप्रेशन की मरीज़ा तो ज़रूर हो सकती है और इमैच्योर पर्सनैलिटी की मालिक तो हो सकती है। लेकिन आप इसको एक मज़लूम औरत कहें, ये बिल्कुल मज़लूम औरत नहीं है, क्योंकि ये मसला जहाँ नहीं होता, वहाँ से मसला क्रिएट करती है, सिर्फ़ अपनी लो इमोशनल इंटेलिजेंस की वज़ह से और लैक ऑफ प्रैग्मैटिक थिंकिंग की वज़ह से। तो हो सकता है कि एंड में ये स्टार्टर दिखाएँ, मुझे नहीं लगता ये कोई साइकोलॉजिकल किस्म का ड्रामा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें इस कैरेक्टर के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वज़ह से ये बेचारी नहीं है, बिल्कुल भी, और इसकी ज़िंदगी में मैं मान ही नहीं सकती कि एब्सोल्यूटली कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई मुझे वो प्रॉब्लम दिखा दे कि हाँ, ये प्रॉब्लम है इसकी ज़िंदगी में, एग्ज़ाम्पल देके, वही प्रेशराइज़ और ये वो जनरलाइज़ वेक टर्मिनोलॉजीज़ नहीं। ये मसला है इस औरत की ज़िंदगी में, पिन पॉइंट करके बताया जाए कि ये मसला है। कॉफ़ी की प्याली बना लेना, मैं इसको नालायकी समझती हूँ, पुअर मैनेजमेंट समझती हूँ, पुअर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट है, कि अगर आप मैं एक औरत हूँ और मैं कहती हूँ कि आइडियल सिनेरियो है कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं बीइंग एक माँ, अपनी औलाद के लिए खाना खुद बनाऊँ, ठीक है ना? मैं अपनी औलाद के लिए खाना खुद बनाना चाहती हूँ। जैसे अभी चलें वो फिर कंपैरिज़न चला जाएगा दूसरे ड्रामे से, वो मैं बाद में करूँगी। मेरे पास 100 नौकर हैं, डिज़ाइनर किचन है, 1000 तरह की मशीन है, पैसे का एब्सोल्यूटली कोई रोना नहीं है। मैं काम कर रही हूँ अपने ससुर के अस्पताल के अंदर मालिकाना हुकूक के साथ, और मुझे अगर मैं ससुर की मर्ज़ी के मुताबिक चलती रहूँगी, उनके काम में टाँग नहीं अड़ाऊँगी, अपना काम चुपचाप करती रहूँगी, तो मुझे वहाँ हर तरह का फ़ेवर मिलेगा। तो फिर अगर मुझे फिर भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और मुझे मामले हैंडल करने नहीं आते। बीइंग एक औरत, प्रोफ़ेशनल औरत, काम करने वाली, पढ़ने वाली, मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा आसानी यही है कि आपके पास 6 नौकर हैं और आप अपने उन नौकरों को किस तरह से अब आप अपनी रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करते हैं, ये आप पर मुनहसर करता है। अगर आप उन रिसोर्सेज़ जो मल्टीपल आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, उनको आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, तो कमी आपके अंदर है। और अल्टरनेटिव मैं एक कहूँ कि अल्टरनेट मैं लोगों से पूछना चाहूँगी कि जो लोग फ़ेवर में है सानिया के, वो बताएँ कि फिर क्या होता? इसकी ज़िंदगी में फिर ऐसा क्या होता जिससे जो है इसकी ज़िंदगी बेहतर होती? सो सर वो क्या काम करते? इससे कॉफ़ी बनाने को ना कहते, या एक दिन सिर्फ़ 1 दिन ज़िंदगी के इससे सास ना कहती कि तुम खाना मैनेज कर लो, या बारबेक्यू पार्टी में इतना स्टाफ़ आपके पास मौजूद है, आपसे वो करने के लिए नहीं कहते, या अम, डॉक्टर रुबीना वाली बात है, चलो वो हाँ प्रेशराइज़ नहीं करते। और क्या होता? प्रेगनेंसी ना होती, उसमें इसका कसूर है, शादी से इनकार कर देती, उसमें इसका कसूर है।
और ऐसा वो क्या सिनेरियो होता जो इस औरत को ज़हनी सुकून मिलता और ये सुकून से प्रैक्टिस कर लेती। मुझे काइंडली ये चीज़ जो है ना ये कोई बता दे कि ये चीज़ होती है, लेकिन नाम लेके प्रेशराइज़ ना किया जाता, दबाया ना जाता, हुकूक ना मारे जाते, ये नहीं। मिसाल दे के बताएँ कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये चीज़ यूँ होती तो इसको ज़हनी सुकून मिलता।